रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, बल्कि मंसूर अली शाह साहब से जुड़ी जो अहम ख़बर है उसके दो पार्ट्स हैं। एक ख़बर इस्तीफ़े पर मुशावरत के हवाले से है और दूसरी ख़बर लगाए गए इल्ज़ामात पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब है। एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर जस्टिस काजी फ़ायसल साहब के हवाले से है, उनके एक एजाज़ के हवाले से है। लेकिन लंदन में जो एहतजाज हुआ जस्टिस काजी फ़ायसल के ख़िलाफ़, जो एक तकरीब वहाँ पे मुनक़्क़द की गई थी, उसकी हकीकत क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन पर जो धांधली के और जो वकला बरादरी पे इल्ज़ामात लगाए गए उस पर भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अहम ख़बर है, कितने रुकनी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो तहरीक इंसाफ में बन चुका है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, आप खैर खाओं से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है जिस पर अब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि ये धांधली हुई है और धांधली के ज़रिए जो आसमा जहांगीर ग्रुप है उसको जिताया गया है और हामिद खान साहब का जो ग्रुप है उसको हरवाया गया है। हकीकत नाज़रीन, अगर हम बात करें कि जिस तरह का ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार का होता है, इसमें धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ पर वोट काउंट किए जाते हैं वहाँ पर एक वकील नहीं, दर्जनों वकला बैठे होते हैं जो एक एक वोट को डाले गए, एक एक वोट को काउंट कर रहे होते हैं, उसके एग्जामिनेशन, उसका जायज़ा ले रहे होते हैं कि किसको वोट डाला गया है और काउंट किसके हक में किया जा रहा है। तो इसमें धांधली वाला तो कोई चांस दूर दूर तक भी जो है वो पैदा नहीं होता। दूसरी जो बात की गई कि वकला जो हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को घर जाने पे मजबूर कर दिया था वकला तहरीक के ज़रिए, और साबिक जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनकी बहाली करवाई थी, ये नाज़िम पूरा सच नहीं है। जब वकला तहरीक चली थी, उस वकला तहरीक के एक लॉन्ग मार्च हुआ था जो कि नाकाम साबित हुआ था। एतजाज़ अहसन साहब वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद में आए थे, लेकिन अदलिया बहाल ना हो सकी थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल ना हो सके थे। फिर दूसरे लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। उस लॉन्ग मार्च में जब नून लीग शामिल हुई, नवाज शरीफ शामिल हुए, तो तब जाके जो है वो लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ था और जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाल हुए थे। लेकिन उस वकला तहरीक के पीछे फ़रिश्ते भी थे, उस वकला तहरीक के पीछे फ़रिश्ते भी थे जो एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मोहरे बनते हैं, मतलब एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मोहरे बनते हैं। वो फिर इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि वो तहरीक कैसे चली थी, उस तहरीक के पीछे कौन था और जो पीछे था उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्यों था कि परवेज़ मुशर्रफ घर चला जाए और उसका बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से जब आप वकला तहरीक की कामयाबी की बात करते हैं तो ये चीज़ें भी जहन नशीन रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि वकला तहरीक वो कैसे कामयाब हुई थी। वो खुद से कामयाब नहीं हुई थी, उसको कामयाब करवाया गया था, फ़रिश्तों के ज़रिए, फ़रिश्तों की सपोर्ट से कामयाब करवाया गया था। बाकी नाज़रीन, जो बात की गई कि वकला ने प्लॉट लेके जो है ये वोट डाले हैं, तो हकीकत ये है, हकीकत क्या है, यानी सच ये है कि ये वकला ने जो प्लॉट ख़रीदे थे ना 2016 में ख़रीद लिए थे। 2016 में हाउसिंग सोसाइटी बनी है, 2016 में वकला ने 40 लाख रुपए प्लॉट्स के जमा करवा दिए थे। तो कोई नए प्लॉट ना बांटे गए हैं ना प्लॉट दिए गए हैं, ये पुराने प्लॉट हैं जिनको अब डेवलप करके जो आज़ाद पैनल है आसमा जहांगीर ग्रुप का, उसने ये वकला को देने हैं। और वकला की फ़लाह के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कोई मनसूबा लेके आए हैं, तो ये आसमा जहांगीर ग्रुप ही लेके आया है। तो ये भी कोई हकीकत नहीं है इसमें कि प्लॉट्स के ज़रिए वोट ख़रीदे गए। प्लॉट 2016 में ख़रीद लिए गए थे, पुरानी ये ख़रीद वो कहते हैं ना सेल परचेज़ पहले ही हो चुकी है। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो लंदन में काजी फ़ायसल साहब के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का वहाँ पे जो है वो इनेकाद किया गया था। इस तकरीब पे नाज़रीन दो पहलू हैं, एक अफसोसनाक पहलू है और एक खुशगवार पहलू है। पहले अफसोसनाक पहलू आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो काजी फ़ायसल साहब के पाकिस्तान से लंदन रवाना होने से पहले ही जो एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ का, एक सियासी जमात से जुड़ा धड़ा है, सियासी जमात के लिए
वो एहतजाज करता है। एहतजाज क्या करता है? बदतमीज़ी करता है, बदतहज़ीबी करता है, और ये सब कुछ करने में उस ग्रुप को जो है उस ख़ास ग्रुप को जो है मलका भी हासिल है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ट्रेनिंग है, इसके अलावा तो उनसे आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो ट्रेनिंग है ये उनके लीडर की तरफ से उनको मिली है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो भी इसी तरह के काम जब अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता है, तकरीर करता है, बयान देता है, तो वो भी इस तरह की बदतहज़ीबी करता है। आप मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या उनका कहना था, उनके लीडर का, जो कल लंदन में एहतजाज कर रहे थे, जो मिडिल टेम्पल में तकरीब मुनक़द की गई, उसके बाहर क्या वो एहतजाज कर रहे थे, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उसके लीडर ने मौलाना फजल रहमान को क्या कहा, और फिर थूका हुआ चाटना भी पड़ा कि उसी मौलाना फजल रहमान के घर को आस्ताना आपने बना लिया, मौलाना साहब को आपने पीर बना लिया, और फिर उसके पीछे नमाज़ भी पढ़ी, जिसके पीछे आप कहते थे कि नमाज़ पढ़ना हराम है। नमाज़ पढ़ना हराम नहीं है, बल्कि नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, तो छूका हुआ तो चाटना पड़ता है। लेकिन ये जो कुछ भी वहाँ पे हमने मनाज़र वहाँ पे देखे, कल जब तकरीब वहाँ पे मुनक़द की जा रही थी, तो ये लीडर की तरबियत है, ये लीडर की तरबियत का असर है, बल्कि ये लीडर की तरबियत से भी आगे चले गए हैं, क्योंकि अब लीडर भी इनको कहे तो ये बाज आने वाले नहीं हैं। अब वहाँ पर जब वो उस तकरीब में काजी फैसल साहब पहुँचे तो ये बेखबर थे, लाइलम थे कि काजी फैसल तकरीब में कैसे पहुँच गए। अब उस तकरीब का नाज़रीन जो मतलब खुशगवार पहलू है, ये तो एहतजाज करने के लिए पहुँचे थे, और जो ये अज़ाइम लेके आए थे, उन अज़ाइम में ये कामयाब नहीं हो सके। चाहे कोई कहे जी काजी फैसल छुप के चले गए, चेहरा छुपा के चले गए, लेकिन इन तहज़ीबों के, बदतमीज़ों के मत्थे लगना क्या कोई अच्छी बात है? मेरे ख्याल से तो कोई अच्छी बात नहीं। इनसे तो कोई मतलब इनकी शर से अगर बच जाना, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। काजी फैसल साहब को मिडिल टेम्पल में जो एज़ाज़ मिला, इनके शर से बच जाना, ये भी एक एज़ाज़ की बात है। अब जो तकरीब वहाँ पे मुनक़द की गई, उसका खुशगवार पहलू ये था कि मारूफ़ लंदन की इंग्लैंड की ये कानून की दरसगाह है, जिसमें ये पुरवकार तकरीब मुनक़द की गई, और उसके मेहमान ख़ुसूसी काजी फैसल थे, और वहाँ पर उन्हें तालियों की गूंज में जो है वो बेंचर के अवार्ड से जो है नवाजा गया। बेंचर क्या है? जो रिपोर्ट हुआ है या जो हमें समझ बूझ है उसके मुताबिक वो अवार्ड ये है कि ख़ुसूसी आपकी सीट लगाई जाती है एक ख़ास बुलंदी पे, वो आपका ये एज़ाज़ है, आपकी खिदमात को सराहा जाता है, आपके कामों को सराहा जाता है, तो ये एज़ाज़ जो है वो उनको दिया गया। दूसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से है। एक तो जो इल्ज़ामात उन पर लगे, जो वफाकी वज़रा स्टेटमेंट देते रहे कि मंसूर शाह साहब के हवाले से ये ख़दशात का इज़हार वफाकी वज़रा ने किया कि वो आएंगे तो इलेक्शन का ऑडिट करवाएंगे और इलेक्शन खुल जाएगा और हुकूमत घर चलेगी। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी स्टेटमेंट दिए, कुछ और वफाकी वज़रा के स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उस पर मंसूर शाह साहब का जवाब आया है। जवाब ये है जिसमें सख्ती के साथ फ़खर दुरानी साहब की यह खबर है रोज़नामा जंग में कि इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है जस्टिस मंसूर शाह साहब के करीबी ज़राए ने कि वो चीफ़ जस्टिस बनते तो किसी किस्म की मुहिम जोई जो है वो करने का इरादा नहीं रखते थे, और ये तमाम जो इल्ज़ामात उनकी ज़ात पे लगाए गए, यानी जब चीफ़ जस्टिस बनने के हवाले से पैनल भेजा गया था तब ये बातें हो रही थी, तो इस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब के करीबी ज़राए कहते हैं कि तमाम इल्ज़ामात हैं क्या सराइयाँ हैं, इनका कोई कानूनी जवाज़ नहीं। और करीबी ज़राए मंसूर शाह साहब ये बताते हैं कि उनकी जो दिलचस्पी है वो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फ़रोग़ में है। और काजी फैसल अपना मंसूर शाह साहब जो हैं उनके बारे में ये लिखा गया, अगर मैंने पहले गलती से काजी साहब का नाम ले लिया इस खबर में, तो जस्टिस मंसूर शाह मैं कहना चाह रहा था। तो करीबी ज़राए मंसूर शाह साहब के बताते हैं कि उनकी जो दिलचस्पी का महवर है वो एक ही है कि वो गैर सियासी रहना चाहते हैं। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि ये जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई जस्टिस मंसूर शाह को, तो उनके करीबी ज़राए कहते हैं फ़खर दुरानी साहब की खबर के मुताबिक ये गैर मुनसफ़ाना था। लेकिन आज़ी मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी जवाब मंसूर शाह साहब का आया है कि वफाकी वज़रा ने बयानात दिए हैं, इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमती वज़रा की जानिब से या जिन ख़तरात का इजहार किया गया कि मुहिम जोई हो सकती है, इलेक्शन का ऑर्डर हो सकता है, ये ऐसे नहीं लगे। इसका एक पस मंज़र है, इसका एक बैकग्राउंड है, और वो पस मंज़र बैकग्राउंड नाज़रीन ये है कि ये इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, जो कि एक तरीके से इल्ज़ाम ही था जस्टिस मंसूर शाह साहब पे कि काजी फैसल जाएंगे और जस्टिस मंसूर शाह साहब आएंगे तो ये हुकूमत घर चली जाएगी, वो इलेक्शन को खोल देंगे, इलेक्शन को खुलने के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी। ये इसका आगाज़ इमरान खान साहब ने किया, और फिर इस बात को जो तक़वियत दी गई वो तहरीक इंसाफ के जो साबिक़
स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, वो भी ये बयान बार बार दोहराते रहे कि दिसंबर तक ये हुकूमत घर चली जाएगी। अब उससे ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत उससे इन्फ्लुएंस ले रही थी, लेकिन इस चीज़ को जो प्रोपेगेंडे के तौर पे, जो कंपेन के तौर पे लेके चले, वो एक मखसूस यूट्यूबर्स का एक टोला था जिसने ये इम्प्रेशन पैदा करने में जो है, ये तासुर देने में जो है किरदार अदा किया। हालांकि वो अपने तहीं वो जो मखसूस यूट्यूबर्स का ग्रुप था वो मंसूर शाह साहब की प्रोजेक्शन कर रहा था, लेकिन प्रोजेक्शन इस अंदाज से कर रहा था कि वो उनके लिए उल्टा उसका एडवर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे। और हमने अपने कई व्लॉग में बात भी की थी कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो बात कर रहे हैं कि मंसूर शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों का ये जो फ़ैसला दिया है ये आइनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए दिया गया है। तो हमने उस वक्त कहा कि ये तो जो यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये जो बात कर रहे हैं, ये इसका नुकसान तो इसके नताइज तो मंसूर शाह साहब को आगे जाके भुगतना पड़ सकते हैं। और वैसा ही वो नाज़रीन कि ये जो सारी बातें चलीं, इसका आगाज़ वफाकी काबीना से, वफाकी वज़रा से नहीं हुआ, PTI से हुआ, PTI के बानी से हुआ, PTI के रहनुमाओं से हुआ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली से हुआ, असद कैसर से हुआ, और फिर यूट्यूबर्स का वो मखसूस टोला जो न जाने एक दिन कुछ स्टेटमेंट देता है, दूसरे दिन कुछ स्टेटमेंट देता है। उसका जो प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडे के कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो मंसूर शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में आड़े आए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मुशावरत की बात है। मैंने आपके साथ पहले भी ये खबर शेयर की थी कि मुझे कुछ ज़राए से पता चला है, और वो भी करीबी ज़राए हैं। और ये जो फ़खर दुरानी साहब के करीबी ज़राए हैं, इनकी स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे तो लगता है कि इनकी डायरेक्टली जो बात हुई है वो मंसूर शाह साहब के साथ हुई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अब उनके अपने ज़राए हैं, वो करीबी ज़राए भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये उनकी बात जो है मंसूर शाह साहब से डायरेक्टली हुई है। लेकिन मैं जो आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि जो उनकी मुशावरत हुई है वो वाकई ही करीबी ज़राए के साथ हुई है। और उसमें नाज़िम हुआ यह है कि जब ये बातें चल रही थी और नॉमिनेशन भी हो गई या अफरीदी साहब की, तो मेरे एक दोस्त के साथ बात हुई। उससे मैंने पूछा, करीबी ज़राए भी हैं मंसूर शाह साहब के, लेकिन वो मेरे दोस्त भी हैं। उनसे पूछा कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा जी वो बात यह है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो संजीदगी से इस मामले पे उन्होंने गौर किया कि अब करना क्या चाहिए, मुस्तफ़ी होके चले जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस तो उन्होंने बनना था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 26वीं आनी तरमीम आने से पहले। अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है, या अफरीदी साहब आ चुके हैं और काजी फैसल साहब जा रहे हैं, और उनकी जो तकरीर है सीनियर प्यूनी जज की वो अब या अफरीदी साहब करेंगे। तो उन्होंने मशवरा किया अपने करीबी से, तो उस पर उनको ये कहा गया, क्योंकि जिनसे मशवरा किया गया मुझे ज़रा ये बताते हैं कि उनसे कहा गया कि बस मुझे इन हालात में नहीं रहना चाहिए। तो आगे से उनसे कहा गया कि आप अभी फ़िलहाल जो है इतना इंतहाई इक़दाम आप ना करें, फ़ैसला ना करें मुस्तफ़ी होने का। आप फ़िलहाल उम्रे पे जा रहे हैं, आप उम्रे पे जाएं, और जो आपकी डिमांड्स हैं कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और भी जो आपके रिजर्वेशन हैं आप उम्रे से वापस आएँ। आपके ये जो ख़दशात, रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अगर एड्रेस हो जाते हैं तो फिर आके आप अपने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कीजिएगा कि आपने जाना है या आपने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे ठहरना है। तो वो जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें एक फुल कोर्ट इजलास भी हुआ, उसमें मंसूर शाह साहब बैठे भी, ना सिर्फ बैठे बल्कि अपना भरपूर इनपुट भी दिया गया। और जो इनपुट मंसूर शाह साहब ने दिया उसको फुल कोर्ट इजलास में जजेस की तरफ से और चीफ जस्टिस या अफरीदी की जानिब से उसको वेलकम भी किया गया, उसका खैर मकदम भी किया गया। दूसरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील थी, वो भी या अफरीदी साहब ने कर दी है। तो उसके बाद जो मुशावरत हुई और मुशावरत पे उनको जो आगे से इनपुट मिला कि आप उम्रा करने के लिए जाएं, इस पाक सफ़र से, मुक़द्दस सफ़र से जब वापस आएंगे तो फिर आके आप फ़ैसला कर लीजिएगा। अगर आपकी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल से मशवरा ये दिया गया कि आपको फिर ठहरना चाहिए, फिर जाना नहीं चाहिए। तो अब नाज़रीन जो चीज़ें बन रही हैं उससे बज़ाहिर तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि मंसूर शाह साहब जो हैं वो अब जो है वो रिज़ाइन नहीं करने जा रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे वो कंटिन्यू करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो तहरीक इंसाफ से जुड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने कितने अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तहरीक इंसाफ के हवाले से नाज़रीन ये खबरें कोई नई नहीं कि तहरीक इंसाफ धड़ेबंदियों का शिकार है।
तहरीक इंसाफ में एक वो धड़ा है जो कि मफरूर है, जो कि मंजर आम पे नहीं है, और एक वो धड़ा है जिसका पंजाब से ताल्लुक़ है, एक वो धड़ा है जिसका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, और कुछ छोटे मोटे ऐसे धड़े हैं जिसमें किसी का अलीमा ख़ान के साथ जो है वो ताल्लुक़ जुड़ा है, किसी का बुशरा बीबी साहबा के साथ ताल्लुक़ है, और किसी का किसी और के साथ ताल्लुक़ है। तो ये धड़ेबंदी तो तहरीक इंसाफ में कोई नई बात नहीं। लेकिन अब नाज़रीन, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आई, जब ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास होने जा रही थी, तो PTI के इतने लोग टूट के जो है वो हुकूमत को वोट करेंगे, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, 26वीं आईनी तरमीम पास करवाएंगे। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि हमारे लोगों के साथ हुकूमत का रब्ता है, हमारा उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा, हम उनके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब PTI के अपने रुकने असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 21 अरकान पार्लिमान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि मुनरफ़ हो चुके हैं। अब मुनरफ़ होने का मतलब क्या है? यानी उनका अपना एक ब्लॉक बन चुका है, उसको फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या मुनरफ़ अरकान का ब्लॉक कह लें, लेकिन एक ब्लॉक तो मौजूद है जिसका एतराफ़ मरवत साहब कर रहे हैं, जिसका इंकशाफ शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं कि ये 21 अरकान का एक मुनरफ़ अरकान का जो एक ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज इस बात को क्या कहते हैं, उसकी तरदीद की जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं हैरान होता हूँ कि चेयरमैन तो हम बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को कह रहे होते हैं, लेकिन जो सारे मामला चला रहे हैं पार्टी के वो सलमान अकरम राजा साहब करा रहे हैं। जो 7 नाम जुडिशल कमीशन के लिए तय किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी अप्रूवल के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सलमान अकरम राजा साहब को सौंपी गई है कि इमरान खान साहब से आप इन 7 नामों में से 2 नामों की अप्रूवल लेंगे कि जुडिशल कमीशन का रुकन कौन बनेगा। अब एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब पार्टी की बागडोर संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ जो चेयरमैन हैं वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं। लेकिन गौहर अली खान साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने एतराफ़ किया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ राय है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इख्तलाफ राय किस हद तक है? यानी एक इख्तलाफ राय होता है कि जिसमें सिर्फ इख्तलाफ की हद तक बात होती है, बस बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक इख्तलाफ ये होता है कि वो इख्तलाफ राय जो है वो आपको किसी और तरफ ले जाता है, आपको अपने पार्टी से दूर कर देता है। तो ये नाज़रीन, आज के व्लॉग की हमारी ख़बरें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।